दोस्तों इंडिया में जो मीडियन सैलरी है 16,000 से लेके 18,000 के बीच में है। 16-18 हज़ार पैसा कमाने वाले इंडिया में ज़्यादा लोग हैं। लेकिन उनसे ये पूछो कि भैया ये बताओ सबसे ज़्यादा तुमको खुशी कब मिलती है, तो क्या बोलते हैं मंथ एंड में सैलरी आती है, सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। सैलरी आने की तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन यही सैलरी अगर रुक जाए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। समझे? इंडिया में देख सकते हो 17 से 20 हज़ार कमाने वाले ज्यादा लोग हैं। सैलरी आती है, 1 तारीख को सैलरी आती है, सैलरी आ गई ओ, और 1 हफ्ते में पूरा पैसा खत्म। फिर काम करेंगे, फिर मंथ का इंतजार होगा कि कब सैलरी आएगी और कब हम एंजॉय करेंगे। लेकिन वहीं पे जो 15-20 हज़ार या 40-50 1 लाख रुपया भी जो कमाने वाला है, उससे पूछ दो कि भैया जो कमा रहे हो उसका 6 टाइम्स तुम्हारे अकाउंट में पैसा बचा है। कहेगा अरे भैया क्या बात कर रहे हो, 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहा हूँ और तुम बोल रहे हो कि पैसा बचाओ। 15-20 हज़ार इन्फ्लेशन देख सकते हो अभी, टमाटर का रेट, राइट? तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसे बोलने से हमारा जीवन थोड़ी ना चल जाता है। जो बड़े लोग हैं, जो अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं, कैसे धनी बन रहे हैं। और हम जो गरीब लोग हैं, गरीब क्यों हैं? हमारा माइंड सेट है कि भैया हम 18 हज़ार पर मंथ अर्निंग करते हैं और कमाएंगे और खाएंगे। तो क्या होता है, जॉब वालों का 18 हज़ार कमा रहे हैं पेट के लिए, तो पेट के साथ साथ और भी कुछ चीजें होती हैं जो करना होता है। लेकिन जो हम लोग मिडिल क्लास हैं, क्या सिखाया जाता है? पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पालो और फिर गोरों की क्या करो, गुलामी करो, राइट? तो जॉब तो यही है, जॉब से भरता है सिर्फ पेट। तो जो भी आप अर्निंग करते हैं 18 हज़ार, 20 हज़ार, 1 लाख, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। कल को ये जो मैसेज आ रहा है सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, अगर कल को नहीं आएगा तो क्या होगा, या कोई संकट आ गया या आपकी कोई जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी अगर आ जाए तो आपको क्या करना है। तो जो भी आप अर्न कर रहे हैं 18 हज़ार, 20 हज़ार, 15 हज़ार, 10 हज़ार, सब कुछ मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूं। अगर आप वो टेक्निक फॉलो करेंगे तो आपके पास एक लमसम अमाउंट हो जाएगा। किसके लिए? इमरजेंसी फंड के लिए। इमरजेंसी फंड रहेगा तभी आप जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस में रह पाएंगे। लेकिन हम लोग की प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लोगों को मालूम, अरे क्या इमरजेंसी फंड, तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है? बोलेगा मिडिल क्लास वाले लोग, इमरजेंसी फंड की बात कर रहा है यार, भगवान है ना, जब होगा देखा जाएगा यार। इमरजेंसी फंड की बात करता है यार, इमरजेंसी फंड कुछ ना होता। ये तो पहली बार हम नाम सुने इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी आग लगती है तब इमरजेंसी अलार्म बजता है, ऐसा हमारे दिमाग में भर दिया गया है। तो इमरजेंसी नहीं, पैसा भैया, दुनिया पैसा के लिए भाग रही है, तो पैसा को कैसे मैनेज करें ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। जो भी आप अर्निंग करते हैं, आपका इमरजेंसी फंड का साइज कितना होना चाहिए, और आपके पास लमसम तो होगा नहीं क्योंकि पैसा तो बचाते ही नहीं है। तो कैसे इमरजेंसी फंड के लिए कॉर्पस क्रिएट करना है, और मैं आपको एसेट क्लास भी बताऊंगा कि जो आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहते हैं, कौन से एसेट क्लास में उसको रखेंगे तो आपका पैसा एप्रिसिएट होगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको टेक्निक बताऊंगा कोई नहीं बताएगा। वीडियो के लास्ट में आपको मालूम चलेगा कि हाँ यार सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। क्योंकि देख सकते हो ना, आजकल हाथ में पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछता है। आजकल लोग जो है, लोगों में नैतिक जो चीजें हो रहे हैं सब कुछ भूल भाल गए हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है, इमरजेंसी फंड का साइज क्या होना चाहिए, और इमरजेंसी फंड के लिए जो पैसा है कहाँ इन्वेस्ट करें तो सही रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे और भी मैंने पावरफुल कंटेंट बना रखा है, अभी तक आप लोग उन सारी वीडियो को नहीं देखा है तो इन सारी वीडियो को देख डालिएगा। आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इन्वेस्टिंग कैसे करना है, और फ्रॉड लोगों से बच के कैसे इन्वेस्टिंग करना है, और अपने पैसे को कैसे कंपाउंड करना है। तो आप लोग उन सारी वीडियो को भी देखिएगा। देखेंगे तो आपके अंदर खुद
कॉन्फिडेंस आएगा अबाउट इन्वेस्टिंग। तो ये एजेंडा है इस वीडियो का। हम लोग इमरजेंसी फंड देखेंगे, उसके बाद से साइज देखेंगे कि इमरजेंसी फंड का जो साइज है कितना होना चाहिए, उसके बाद से इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, टिप्स टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड, राइट। और उसके बाद से इमरजेंसी फंड को कौन से एसेट क्लास में रखना सही रहेगा। तो बहुत ही पावरफुल वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, राइट। तो पहले हम शुरू करते हैं कि इमरजेंसी फंड क्या है, व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड, राइट। तो जैसे मैं आपको बताया ना कि जैसे मैं भी, अब मुझे भी नहीं मालूम था पहले कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। यार पैसा कमा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, फिर कमा रहे हैं, फिर उड़ा रहे हैं, और थोड़ा सा और सैलरी बढ़ गई तो क्या, घर खरीद लिए, कार खरीद लिए, एसी खरीद लिए, उनका ईएमआई भर रहे हैं, फिर क्या, फिर तब तक शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों का, यही सब हमारी डायरेक्शन चलते जाएगा। लेकिन वहीं पे बिजनेसमैन और जो पैसा वाले लोग हैं क्या करते हैं, अपने बच्चे को अपोजिट। लेकिन हमें क्या, पढ़, नंबर ला, नौकरी कर, फिर नेक्स्ट जनरेशन पढ़, और पढ़ने में भी 60-70% नंबर लाएगा तो नहीं, बढ़िया नंबर आना चाहिए। और आजकल तो मैं सिटी में देख रहा हूँ यार, एक मैं भी सुन रहा था पार्क में, किसी ने बोला था कि मेरे बेटे ने तो 91.99 लाया है। मैं उसको बहुत डांट लगाई, बोली कि थोड़ा और मेहनत कर। अरे भैया, बच्चे के जान लोगे क्या। यही मिडिल क्लास की हमारी प्रॉब्लम है कि खुश नहीं है, मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। और देख सकते हैं दुनिया किसने बदली है, 10th फेल जितने लोग हैं। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है, जैसे जो भी आप मंथली अर्निंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप 18,000 मंथली अर्निंग करते हैं, या 20,000 या 25,000, तो अभी हम लोग मान के चलते हैं कि चलो मीडियम जो सैलरी है इंडिया में उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो मान लीजिए 15 से 20,000 आपकी मंथली जो है सैलरी है। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड में जो भी आपकी सैलरी आती है, जो भी आपका नीड्स है, आपका वांट्स है, और आपने कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट में भी कर रखा है, राइट। तो जब 20,000 है तो आपका नीड्स, वांट्स और इन्वेस्टिंग में ये सारा पैसा खत्म हो जाता है, राइट। लेकिन वहीं पे अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी अगर हमारे लाइफ में आती है तो बता के नहीं आती है कि देखो कल ना तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, कल देखो तुम्हारा ना तबीयत खराब होने वाली है, देखो ना कल कोरोना आने वाला है, किसी को नहीं मालूम। तो इमरजेंसी जो है, ये इमरजेंसी भाई साहब हैं, ये बोल के नहीं आते हैं, कभी भी दस्तक दे देंगे किसी पे। तो इसके लिए हमें पहले से रेडी रहना चाहिए। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, बैकअप बनाना पड़ता है, बहुत सारे डेटा सेंटर होते हैं, तो कुछ इंडिया में भी डेटा सेंटर होते हैं, कुछ सिंगापुर में भी होते हैं। बैंकिंग वालों का देख सकते हो, तो बैंकिंग का क्या है, अगर डेटा हम इंडिया में स्टोर कर दें और कल को भूकंप आ गया तो क्या होगा, तो उसकी कॉपी एक जो है सिंगापुर वाले डेटा सेंटर में स्टोर होगी। बैकअप प्लान, बैकअप रखना बहुत जरूरी है। ए और बी सुना है ना, तो बैकअप, तो इमरजेंसी बैकअप का काम करती है। तो जो भी 20,000 अर्निंग करते हैं उसमें नीड्स, वांट्स और ईएमआई या आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा, सारे पैसा आपका खर्च हो जा रहा है, राइट। इमरजेंसी कैसे क्रिएट होगा, तो इमरजेंसी फंड जो है इमरजेंसी के लिए ही इस्तेमाल करा जाना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपको समझ में आ ही गया होगा कि इमरजेंसी फंड बोले तो इमरजेंसी में अगर कोई हमारे लाइफ से रिलेटेड इमरजेंसी होती है तो इस फंड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि व्हाई इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड की जरूरत क्या है, कमा रहे हैं, नीड्स वांट्स पे खर्च कर रहे हैं और कुछ पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो बस बल्ले बल्ले है ना। इमरजेंसी फंड क्यों चाहिए, जैसे मान लीजिए अभी आप जॉब कर रहे हैं तो 20,000 जो है पर मंथ आप अर्न कर ले रहे हैं जॉब से, राइट। और कल को मान लीजिए ये जॉब ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे। लेकिन आपके पास बैकअप प्लान है, 6 महीने का ऑलरेडी आपने सैलरी रख रखा है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। जॉब चली गई तो चले जाने दो ना, स्किल सीखो, स्किल्स है तो एक नहीं 10 जॉब मिलेगी। तो मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जॉब नहीं रहेगी तो इमरजेंसी फंड आपका साथ देगा। वहीं पे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में मान लीजिए आपने यहाँ पे 50,000 सेविंग भी कर रखा है और इस पैसे को इन्वेस्ट भी कर रखा है, और एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में आपको मालूम ही है हॉस्पिटल में कैसे लूट चल रही है, छोटा सा भी इलाज करने जाए और वहीं पे टूट गया तो लाखों का। तो ये 50,000 तो छोड़ो, फिर दोस्त को भी कॉल करोगे, अरे भैया मेरे एक्सीडेंट हो गया, हेल्प कर देना। दोस्त, अरे यार मेरे पास पैसा तो नहीं है, चल एक काम कर, चल 10,000 तेरे को भेज देता हूँ, मैं यूपीआई कर देता हूँ, 10,000 चलेगा ना, चलो 10,000 कर दिया, चलो 60-70 हो गया। फिर भी रिमेनिंग पैसा कौन देगा, दूसरे दोस्त को। हेलो भैया, फोन भी नहीं उठाएगा। आजकल कोई किसी का साथ नहीं देता है दोस्तों, ये मान के चलो। पैसा हाथ में रहेगा तभी आपका कोई साथ देगा। दोस्त ये सब बोलने की बातें हैं, माँ बाप को छोड़ के कोई साथ नहीं देता इस दुनिया में। तो इस बात को समझिए और खुद अपना लाइफ का डिसीजन लीजिए कि भैया हमारी जिंदगी कैसे बनानी है। तो सडन कोई एक्सीडेंटल हो जाता है या डेथ हो गया, राइट, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसीलिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन इंडिया में क्या है, 70% से ज्यादा लोग इमरजेंसी फंड तो छोड़ो, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करें, अराउंड 3% लोग
स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। रिमेनिंग जनसंख्या गाली देती है स्टॉक मार्केट को, और वहीं पे अमीर लोग स्टॉक मार्केट को गाली नहीं ताली देते हैं, इसीलिए तो रिच है, और गरीब इसलिए तो गरीब है। समझते नहीं है ब्यूटी। हाँ, ये जरूर है कि 3% में से भी बहुत सारे लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। क्यों बना नहीं पाते हैं? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टाई बेल्ट वाले हैं जो गलत एडवाइस देते हैं। जो इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर है, बातें सुन के अपना पैसा बर्बाद कर देता है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, इमरजेंसी फंड की आप बात कर रहे हो, तो इस इमरजेंसी फंड का साइज क्या होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप 20,000 मंथली अर्निंग करते हैं, 20,000 मंथली अर्निंग करते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इमरजेंसी फंड के लिए, ये 20,000 है तो 20,000 में 6 मंथ की सैलरी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 6 मंथ की सैलरी से, तो ये कितना निकल के आएगा? 1,20,000, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 20,000 मंथली सैलरी है तो 1 साल की सैलरी को इमरजेंसी फंड में रखते हैं, तो ये कितना होगा? 2,40,000, राइट। तो मेरा मानना है कि 6 मंथ का जो भी आप अर्निंग करते हैं उसका 6 टाइम्स आपका ये इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लेकिन जो 20,000 मंथली अर्निंग कर रहा है उससे पूछो कि तुम्हारे पास 1,20,000 अभी अकाउंट में है, बोलेगा नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कैसे बनाओगे, टेंशन नहीं लेने का। तो बहुत सारे लोगों के पास होगा भी तो वेरी गुड है, तो बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों के पास लमसम पड़ा होगा, तो लमसम है तो आप 6 टाइम या 12 टाइम, अगर 6 महीने एक्स्ट्रा रख रहे हो, अगर 1 साल का अगर रख रहे हो 2,40,000, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, राइट। तो जो भी आप अर्निंग करते हैं उसमें 6 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। अगर आपको थोड़ा पैसा ज्यादा है तो जो भी सैलरी है उसमें आप 12 से भी कर सकते हो, लेकिन 6 मंथ तो आपको मैक्स टू मैक्स मान के चलना ही है। तो अगर आपके पास लमसम पड़ा हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपके पास लमसम पड़ा है तो आप इमरजेंसी फंड के लिए कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास ये लमसम अमाउंट नहीं है 6 मंथ का, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि ये पैसा कैसे बना सकते हो, राइट। ये पैसा कैसे बनाओगे वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो साइज ऑफ इमरजेंसी फंड है ये डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, जैसे ए है, अब इनकम स्टेबिलिटी देखें, अब ए है, अब इनकी वाइफ है बी, ये दोनों लोग अच्छा कमाते हैं, ये दोनों लोग अच्छा कमाते हैं और ऊपर से गवर्नमेंट जॉब है। यूपी बिहार में नाम सुना ही होगा, बेचो तरकारी लेकिन काम करो सरकारी, समझ रहे हो। तो भैया स्टेबिलिटी है, सैलरी आ ही रही है, बारिश हो चाहे ओला पड़े, सैलरी तो आएगी ही आएगी। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, 3 मंथ्स का आप सैलरी सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ए और बी दोनों कमा रहे हैं भैया, अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो और ऊपर से सरकारी जॉब, तो पूछने की क्या बात है, राइट। तो ये इनकम पे भी डिपेंड करता है। हालांकि मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना, जॉब कर रहे हो तो अलग अलग से यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। एक्स्ट्रा इनकम आपको बनाना बहुत जरूरी है। 2,000, 5,000, 10,000 जो भी बना रहे हो, लेकिन बनाओ और उस पैसे को कहाँ क्या करो, पार्टी करो ना, ना ना इन्वेस्ट करो। तो गवर्नमेंट ये सब कहने की बातें, वैसे मेरे को गवर्नमेंट वगैरह ये सब नहीं है, मुझे तो भैया है पैसा कमाना है तो बहुत सारे देखो पैसा यहाँ पे उड़ रहा है, पैसा 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 पैसा। सिर्फ ये नजरिया होना चाहिए कि इस पैसे को कैसे आपको पकड़ना है, राइट। सरकारी में क्या है, एक ही काम रिपीट अगेन एंड अगेन होता है। तो बहुत सारे लोग हैं कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहते हैं। इंडिया में क्या है कि सरकारी स्कूल्स में बच्चे को पढ़ाना नहीं, लेकिन सरकारी जॉब चाहिए, समझ रहे हो। और सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं कराना है, लेकिन अगर मैं MBBS करके आऊँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बार थोड़ा सा लग जाए बढ़िया। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, लेकिन बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाना है। क्या करें हम, लेकिन ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद करना पड़ेगा ये सब चीजें, राइट। और दूसरा है मंथली एक्सपेंसेस। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 20,000 है, 20,000 मंथली अर्निंग कर रहे हैं, तो मंथली एक्सपेंसेस में नीड्स वांट्स, देखो नीड्स वांट्स, रेंट, खाना पीना, ग्रोसरी, ये तो लगेगा ही लगेगा। तो इसमें मान लीजिए कि इनका नीड्स वांट्स और EMI पे 15,000 खर्च हो जाता है, और 5,000 ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं भैया, 5,000 इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, राइट, 5,000 इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो नीड्स वांट्स, ये ग्रोसरी है, इसमें 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो सीधे सीधे ये बोलता हूँ कि भैया जो कमाते हो उसका 6 टाइम पैसा बचा कर रखो ना, राइट। और थोड़ा ज्यादा पैसा बचा रहे हो तो 1 साल का रख लो, लेकिन 6 मंथ का आपको बचा के
रखना ही रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बचाना है। उसके बाद से डिपेंडेंट्स एंड ऑब्लिगेशन, सारी फैमिली का यार हिसाब किताब अलग होता है। 20,000 कोई मंथली अर्निंग कर रहा है तो उसमें से बहुत सारे डिपेंडेंट भी होते हैं, तो ये सब देखना पड़ेगा, राइट। इसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना है। तो वही मैंने आपको बताया ना कि सबकी कंडीशन अलग है फैमिली में। तो बहुत सारे लोग हैं कि कमाने वाला एक है, खाने वाले 5 लोग हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं। और अगला है जॉब मार्केट एंड इंडस्ट्री। अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए IT सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, राइट, तो आपको जॉब मार्केट एंड इंडस्ट्री में जो है आपको स्टेबिलिटी भी देखना है। 20,000 अभी मंथली अर्निंग कर रहे हैं, मान लेते हैं 20,000 अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको देखते भी रहना है कि इस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। अगर कहीं ले ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, स्किल सीखते रहना है, राइट। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि ये जो 20,000 मंथली अर्निंग कर रहे हैं इसको कैसे हमें बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए अभी IT में जॉब कर रहे हैं, अभी चैट GPT और ये सब AI रोबोटिक का जमाना है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, बैठ के टुक 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 सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट करने वाले कितने दिन तक चलेंगे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर मान लो। ज्यादा थोड़ा बटरिंग करते हैं मैनेजर की तो मैनेजर ही नहीं बचेगा, तो मैनेजर क्या बटरिंग करोगे। तो स्किल्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो आपको लग रहा है कि यार मैं ऐसे स्किल्स पे काम कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में इसकी डिमांड नहीं रहने वाली है, तो इस केस में इमरजेंसी फंड तो चाहिए चाहिए। तो इस केस में क्या कर सकते हो, जो भी आप अर्निंग कर रहे हो ना, अभी आपको लग रहा है कि यार देखो 6 मंथ में डंडा चल सकता है, ले ऑफ आ सकता है कंपनी में, तो 6 मंथ बचा है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको पैसा जोड़ना चाहिए और साथ में आपको स्किल्स बढ़ाओ। स्किल्स बटरिंग करने से कुछ नहीं होगा, स्किल्स बढ़ाना है और फिर आगे बढ़ना है, निराश नहीं होना है। जॉब तो मिलेगी, जो भी जॉब कर रहे हो सीखो बढ़ो, बस रोने गाने से कुछ नहीं होता है, राइट। इंसान से बढ़ के चैट GPT कौन बना है, इंसानी। तो आप कर सकते हो। तो जॉब जाने वाली है तो पहले मालूम हो जाता है कि भैया क्या होने वाला है कंपनी में, तो इस चीज में इमरजेंसी फंड काम आता है। और अगला है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। यस, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लेना तो बहुत जरूरी है, ये तो मैंडेटरी है। इस पे मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस क्या क्या होता है, अरे यार मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको अंतर बताने वाला हूँ। किसी दिन मैंने बोला यार जो रिटेल लोग हैं, जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, क्या करते हैं ULP LIC के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो किसी ने कमेंट किया था कि जब मरोगे ना तब समझ में आएगा कि LIC की वैल्यू क्या है। अरे ढंडू, ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें यही समझ में नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। थोड़ा सा पैसा देके और LIC से कई गुना पैसा ले सकता है आपका जो फैमिली मेंबर में जो भी आपका नॉमिनी है। LIC तो थोड़ा सा पैसा देगा और कितना पैसा भरवाएगा, सोचा। तो हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस मालूम ही नहीं लोगों को। LIC, जो गरीब लोग हैं हमारे आपके जैसे जो मिडिल क्लास है उनको LIC चिपकाई जाती। LIC हर घर LIC, हर घर LIC। काहे को LIC भैया, बड़े लोग क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं, थोड़ा सा पैसा देके टर्म इंश्योरेंस कराते हैं। तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जब भी आप इमरजेंसी फंड बनाएं तो उससे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस तो ले ही लेना है, उसके बाद आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड के लिए अपना कॉर्पस कैसे क्रिएट करें। जैसे मैंने आपको बताया कि 20,000 मंथली सैलरी है, तो 6 टाइम आपको कम से कम तो बचाना ही पड़ेगा भैया, चाय पकौड़ी खाने से कुछ नहीं होगा, राइट। तो 6 मंथ का कितना होगा, 1,20,000। तो आपको 1,20,000 का इमरजेंसी फंड बनाना है और जो भी आपकी सैलरी है उसमें आप 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब आपको 1,20,000 ये जो पैसा है इमरजेंसी फंड, इसको समझ लीजिए कि भगवान के चरणों में रख रहे हैं हम। 1,20,000 कब, जब बुरे समय में भगवान तुम मेरी सहायता करना। अब 1,20,000 को सैलरी किस में आती है, इसमें आती है, सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड इस वाले अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में। लेकिन ये जो पैसा आप रखोगे, इस पैसे को सैलरी अकाउंट में तो रखोगे ही नहीं बिल्कुल ही, क्योंकि सैलरी में रखोगे दोस्त का मैसेज आएगा, चलो आज पार्टी करते हैं, बियर पार्टी, चलो गोवा घूम के आते हैं, चलो थोड़ा आज थोड़ा सैलरी बढ़ गई है यार, फुकट घूम के आते हैं, राइट। तो इसमें रखेंगे तो चुल मचेगी, आईफोन खरीद लें, पार्टी कर लें, यहाँ घुमाए वहां घुमाए। तो आपको सैलरी अकाउंट में ये पैसा नहीं रखना है। आपको क्या करना है, आपको अलग से एक जो है अकाउंट ओपन करना है। आप किसी भी बैंक के साथ एक जाके सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए और ये पैसा जो 1,20,000 है, इस पैसे को आपको इसमें रखना है, ना कि इसमें। ध्यान से देखिए 1,20,000 रखना है। तो यहाँ पे हम लोग 2
ले लेते हैं ए और बी, दो लोग हैं, तो पहला है ए। अब ए ने क्या किया है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस है, तो ऑलरेडी इसके अकाउंट में 1,20,000 पड़ा हुआ है, तो 1,20,000 इसके पास है, तो क्या करेगा, इस पैसे को इमरजेंसी फंड बनाएगा। तो ये सारे एसेट हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो इसके पास ऑलरेडी लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, इसके पास लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, राइट। लेकिन वहीं पे बी है, ये भी 20,000 मंथली अर्निंग कर रहा है, लेकिन ये पैसा बचा नहीं रहे हैं, कमा रहे हैं गवा रहे हैं, कमा रहे हैं गवा रहे हैं। तो इनको भी इमरजेंसी फंड तो चाहिए भैया, इमरजेंसी फंड तो चाहिए। तो बी सुन लो, 1,20,000 कम से कम बचा के रखो, और इसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी लेना है, उसके बाद इमरजेंसी फंड बनाना है। ध्यान से सुन लो, राइट। ये सिगरेट पीने से कुछ नहीं होगा। तो बी को यहाँ पे 1,20,000 बनाना है इमरजेंसी फंड के लिए। अब 1,20,000 का जो कॉर्पस क्रिएट करना है, कौन से एसेट क्लास में होगी, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा किसमें, फिक्स्ड डिपॉजिट। हंसी आ रही है ना, हंसी आने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एफडी में अमाउंट कोई ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग एफडी में पैसा रखेंगे। तो ये हो गया हमारा एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट। और एक होता है यहाँ पे आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। अब इस भाई साहब के पास पैसा तो है नहीं, सैलरी आती है खत्म हो जाती है, ये हर महीने 20,000 नहीं बचा पाएंगे, तो इनके लिए आरडी बढ़िया है। तो आपके पास भी अगर लमसम अमाउंट नहीं पड़ा है, तो आप आरडी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरडी में फायदा क्या है, देखो इंटरेस्ट तो ऊपर नीचे थोड़ा सा 1-2% रहेगा एफडी से, लेकिन आरडी में क्या है, आपका एक कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। जैसे तो इस केस में बी का क्या होगा, 20,000 मंथली सैलरी आएगी, इसमें से ऑटोमेटिक इसके अकाउंट से पैसा कट के आरडी में चला जाएगा, रिकरिंग होता जाएगा, राइट। तो जैसे मान लो इसको 1,20,000 का इमरजेंसी फंड बनाना है, तो ये 10,000 कटवाएगा 1 साल के लिए, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,20,000, राइट। 1,20,000 हो गया ना, 20 कौन बोल रहा है, 10,000 1 साल कटवाओ यहाँ पे आरडी, सैलरी आएगी ऑटोमेटिक कट जाएगा ईएमआई की तरह, और तुम्हारा एक इमरजेंसी फंड भी बन जाएगा। समझे, एक तो ये हिसाब है, लमसम नहीं है, निराश होने की बात नहीं है। जो भी सैलरी आती है उसी अकाउंट में आरडी लगा दो कि ऑटोमेटिक 5-5, 10,000 कटते रहे। और याद रखना, यहाँ पे मैं 10-10 किया हूँ, बीच में सैलरी बढ़ जाए या कहीं से एक्स्ट्रा इनकम से पैसा कहीं आ गए, तो उस लमसम पैसे को उठा के तुरंत इमरजेंसी फंड में डालो। 1,20,000 का टारगेट आपको करना ही करना है। एक के पास ऑलरेडी 1,20,000 का लमसम पड़ा है, तो वो जो है एफडी में इन्वेस्ट कर सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट। या फिक्स्ड डिपॉजिट में थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या है कि एफडी में जितना इंटरेस्ट मिलेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन 4-5 साल के बाद समझ में आती है। 2-3 साल के लिए अगर आप पैसा रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एफडी में थोड़ा सा डिसएडवांटेज यही है कि अगर प्री मैच्योर के समय एफडी को अगर आप विड्रॉल करोगे, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, उसमें पेनल्टी भी लग जाती है। तो एफडी में आप पैसा रख सकते हो, तो या आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लिक्विड म्यूचुअल फंड में बेनिफिट ये है कि अगर आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो 24 आवर्स के अंदर आपका पैसा जो है अकाउंट में पहुंच जाता है, आपके अकाउंट में पहुंच जाता है, और इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता है, राइट। इसमें आपको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं देना होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम एफडी की बात करें, तो अगर मैच्योरिटी से पहले एफडी बंद करोगे, तो इसमें जो है आपका पेनल्टी लगता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है, राइट। ये सब तो है, लेकिन अगर आपका थोड़ा इमरजेंसी फंड ज्यादा है, तो एक काम और कर सकते हो, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए आपको ये 1,20,000 है, 1,20,000 को इस वाले बैंक में रख दिए, इस वाले बैंक में रख दिए, राइट। तो एफडी करना है तो कर दो, नहीं करना है कोई बात नहीं। आपको इस केस में क्या कर सकते हो, आप ऑटो स्वीप, एक फैसिलिटी होती है ऑटो स्वीप की, एक फैसिलिटी होती है ऑटो स्वीप, राइट। तो इस बैंक के साथ आपने अकाउंट ओपन किया इमरजेंसी फंड के लिए, राइट। तो बैंक वाले को जाके बोलना, भैया मुझे ऑटो स्वीप चाहिए, तो बोलेगा ऑटो स्वीप चाहिए, एप्लीकेशन दो, ये फॉर्म भर के दो, भर के देना, राइट। तो ऑटो स्वीप जैसे ही यहाँ पे एक्टिवेट करोगे, 1,20,000 है, 1,20,000 है, राइट। तो 10,000 पे ऑटो स्वीप लगा देना, तो ऊपर क्या होगा, 1,10,000 पे जो एफडी है उसका इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। बैंक वाले बताते नहीं है ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में, लेकिन मैंने तो बताया आपको। तो जो भी आप इमरजेंसी फंड रखोगे, उसके लिए एक बैंक अकाउंट ओपन करके रखिए। ज्यादा अमाउंट है तो आप 50-50 कर लो, कुछ लिक्विड में रख लो और कुछ ऑटो स्वीप में डाल के रख सकते हो। इमरजेंसी आएगी तो फटाक से पैसा निकाल लोगे, राइट। तो ये काम आपको करना ही है। अगर आपके पास लमसम अमाउंट पड़ा है, अलग से बैंक अकाउंट ओपन करिए, उस पैसे को उसमें रखिए। कुछ पैसा एफडी में रख सकते हो, कुछ लिक्विड में भी रख सकते हो, और कुछ ऑटो स्वीप में डाल के रख सकते हो। ये फंड पे डिपेंड करता है। समझ में आया ना मजा? तो इसी बात पे
इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जिस किसी के पास भी मोटा पैसा नहीं है, निराश मत हो। जो भी अर्निंग करते हैं ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करिए। और आरडी सबसे बढ़िया है, पैसा आ जाएगा ऑटो ईएमआई की तरह डिडक्ट हो जाता है, इसीलिए मैं आरडी बोल रहा हूँ, राइट। तो जैसे ही ये आपका पैसा इमरजेंसी फंड जैसे ही आपका बिल्ड हो जाए, आरडी को बंद कर देना है और ऑटो स्वीप की जो फैसिलिटी है उसको ऑन कर देना है। देखिए कैसे आपका इमरजेंसी फंड बन के रेडी होता है। तो इस तरह से आपको इमरजेंसी फंड जो है बिल्ड करना है और स्किल्स बढ़ाते रहना है। और हेल्थ टर्म इंश्योरेंस तो ऑलरेडी ले लेना, उसके बाद ये इमरजेंसी फंड बनाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। नहीं, इन्वेस्टिंग से पहले जरूरी है हेल्थ टर्म और इमरजेंसी फंड, उसके बाद इन्वेस्टिंग। अपोजिट नहीं चल रहा, इन्वेस्टिंग करना है। इन्वेस्टिंग करके क्या करोगे, इन्वेस्टिंग करके मान लो 10 लाख रुपया बना ही लिए और कल को कुछ हो गया तो 10 लाख से ज्यादा करके बिल आ गए तो सारा इन्वेस्टिंग का पैसा चला जाएगा। पहले हेल्थ टर्म ले लिए, ऊपर से इमरजेंसी फंड है, फिर इन्वेस्टिंग करो ना। इन्वेस्टिंग का हमारा पैसा अलग है। तो हमें इस तरह से सोच के इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।